हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट। और ये बिल्कुल 6 सितंबर वाला मॉक टेस्ट रहेगा। यानी कि जो पेपर आपका 6 सितंबर को सीटेट का होने वाला है वही एज इट इज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सटीक वाले क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो देखते हैं आज किसके कितने नंबर आते हैं और शुरू करते हैं आज के इस ज़बरदस्त वाले मॉक टेस्ट को। तो चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए। और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताओ कि वॉइस वगैरह ठीक ठाक आप तक पहुंच रही है, वीडियो ठीक चल रहा है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके इसी चैनल पर डेली जबरदस्त वाली मैराथन क्लासेस चल रही हैं। कल ही हमने सीडीपी की मास्टर क्लास की है और उसका सेकंड पार्ट कल आएगा। यानी कि कल हमने आधी क्लास कर ली थी और उसका जो बचा हुआ कंटेंट है वो कल आएगा। कल शाम 7 बजे लाइव होगा और ये सीडीपी की मास्टर क्लास है जिसमें 90 नंबर की तैयारी, केवल 2 दिन में 90 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो देखना ना भूलें। कल शाम 7 बजे जरूर जुड़े हमारे साथ, 11 अगस्त को शाम 7 बजे, है ना। बाकी तो डेली आपको शाम 7 बजे लाइव आना ही है, क्योंकि डेली ही हमारी महामैराथन क्लासेस चल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। जी, तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और आज का पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। पहला ऑप्शन है आपका प्रवाह के साथ पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना और डी ऑप्शन है पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना। तो आप सभी लोग पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी, जल्दी से कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और एक बार वीडियो को लाइक भी करेंगे, जरा कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है अभी तक। हम्म। तो इसने बोला पठन के मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा एक है। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हर साल आता है। आप अभी फरवरी वाला पेपर भी उठा के देख लो, उसमें भी आपको पठन वाला प्रश्न मिल जाएगा। उससे पिछले वाला देख लो, उससे पिछले वाला देख लो, हर साल ये सवाल आता है। ये सवाल यानी पठन से रिलेटेड या तो पठन का अर्थ पूछ लेगा या फिर पठन का उद्देश्य पूछ लेगा, दोनों तरह से पूछता है, लेकिन सवाल आएगा जरूर। और इसकी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगी दोबारा बता देता हूं। जब भी आपके पठन वाला प्रश्न आएगा तो आपको 4 ही शब्दों का ध्यान रखना है। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 भाव, नंबर 3 समझ और नंबर 4 बोध। और ये चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कुल मिला के मीनिंग है। इसका मतलब है ना कि किसी भी सामग्री का है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो किताब है, जो चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उसका मीनिंग आपको अगर समझ में आ जाता है तो आपका पठन है। अगर मीनिंग समझ में नहीं आता तो पठन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में, तो आपको अर्थ जो दिखेगा वो आपको तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये ट्रिक है इसकी सिंपल सी। जब भी पठन के बारे में प्रश्न आए तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि कौन से ऑप्शन में अर्थ को समझने की बात हो रही है, या भाव को समझने की, या बोध की बात हो रही है ना। प्रवाह के साथ पढ़ लेंगे आप बहुत तेज तेज, लेकिन अगर मीनिंग समझ में नहीं आता तो वो पठन में नहीं आएगा आपका। ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन करेंगे आप, यानी बोल बोल के जोर से चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं पता तो पठन नहीं होगा। ये बाद की चीजें हैं। पहले बच्चा किसी भी सामग्री के या शब्द के या वाक्य के अर्थ को सीखेगा, उसके उसके बाद वो जो है उसको प्रवाह के साथ पढ़ना सीखेगा। ठीक है। तो पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा। कोई खास जरूरी नहीं है कि आप जो है विराम चिन्ह बिल्कुल जो है, जहां कोमा आ रहा है वहां रुकना है, जहां डंडा आ रहा है वहां पे थोड़ा ठहरना है। ये चीजें बाद में आती है जब पठन आ चुका होता है बच्चे को, है ना। ये बाद की चीजें हैं। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सभी के द्वारा अनुसृत बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। तीसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से मान्य कार्य अभ्यास हैं जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया। तो बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी लोग, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो ताकि सभी लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे, और जल्दी से लाइक करेंगे एक बार। हाँ जी, देखिए तो इसने जो बात पूछी है ना सार्वभौमिक व्याकरण, ये चॉम्स्की ने बताया है, हाँ, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। तो चॉम्स्की ने एक और चीज बताई थी इसके साथ साथ, जिसको हम कहते हैं LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको कहते हैं। ये आपका क्या होता है, एक भाषा उपकरण युक्ति है जो हमारे दिमाग में फिट है। यानी जब बच्चा पैदा होगा तो उसके दिमाग का एक हिस्सा है जहाँ पे भाषा सेव होती है। हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग काम को करते हैं। क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग हिस्सा है, और किसी से प्यार करने के लिए अलग हिस्सा है, गुस्सा आने के लिए अलग हिस्सा है, और रीजनिंग के लिए अलग हिस्सा है। तो हमारे दिमाग में क्या है ना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही एक पार्ट ऐसा है दिमाग का जो भाषा को संरचित यानी भाषा को इकट्ठा करता है। तो उस दिमाग को तो हम, उस हिस्से को तो LAD कहते हैं। उस हिस्से में जो भाषा इकट्ठी होती है, मातृभाषा, है ना, जो आप चारों तरफ के समाज से, अपने पास पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, अर्जन होता है उसका, है ना। तो मातृभाषा का जो व्याकरण होता है, जो लिखित में नहीं होता, केवल मौखिक रूप में होता है कि वहां के लोग, वहां की कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस व्याकरण को सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ये जो सार्वभौमिक व्याकरण है ये कैसा रहेगा, केवल मौखिक रहेगा, लिखित में नहीं रहेगा। आपकी किताब वाला व्याकरण नहीं है ये हर कम्युनिटी का अपना व्याकरण होता है, यानी हर बोली का अपना तरीका है ना। हर कम्युनिटी में, हर गांव में आप देखेंगे वहां के बोलने का स्टाइल अलग है, तो वहां उसी गांव के लोग इस स्टाइल को समझ पाते हैं, बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा यानी कि सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरण सिद्धांत हैं ये, जो लोगों द्वारा आसानी से पहचान लिए जाते हैं, यानी वहां के लोग उसको पहचान लेंगे, बाहर के लोग नहीं पहचान पाएंगे। क्या सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए है? नहीं, ये अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग रहेगा। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए एक ही व्याकरण नहीं रहेगा, है ना। तो सार्वभौमिक व्याकरण एरिया वाइज होता है, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सार्वभौमिक व्याकरण रहेगा। क्या सार्वभौमिक व्याकरण को बाद में व्याकरण के रूप में मान लिया जाएगा? नहीं। जो आपका किताबी व्याकरण है या जो मेन भाषा का व्याकरण होता है, लिखित व्याकरण, वो अलग है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि जो सार्वभौमिक है उसी को बाद में हम वो बना रहे हैं लिखित वाला, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ जो आंसर राइट होता है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सके। दूसरा ऑप्शन है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू और पढ़ सके। सी ऑप्शन है कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए, और डी ऑप्शन है पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर सब लोग लिखेंगे। चलिए 1000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा 1000 वाला लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन? जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे, जल्दी बताओ कौन करेगा 1000 वाला लाइक। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला आपसे क्या है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर जो पोस्टर, चित्र या अन्य प्रकार की अगर सामग्री लगानी है तो वो कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो जो पोस्टर लगाते हैं आप, वो इतनी ऊंचाई पर हो कि बच्चा उसको आसानी से देख सके और बच्चा उसको पढ़ सके। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लगा देंगे, जैसे दीवार होती है 15-20 फीट की, मतलब मिनिमम 12 या 10 फीट की दीवार होती है जब छत आती है, तो अगर आप उसको बिल्कुल छत के पास लगा देंगे और बच्चे की हाइट इतनी छोटी है, तो बच्चा उसको ऐसे देखेगा, बच्चे की तो गर्दन ही पीछे गिर जाएगी, है ना। और इतनी दूर का बच्चे को दिखाई भी नहीं देगा, वो उसको अभी पढ़ना भी ठीक से नहीं आया है। तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर लगाना कि भाई वो फटे ना बस। तो क्या सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उस कागज़ की, उस पोस्टर की? एक्चुअल में उसका उद्देश्य है कि बच्चों को उससे सीखने को मिले। उसका उद्देश्य ये थोड़ी है कि उसको 10 साल तक आप पोस्टर को संभाल के रखेंगे, फट जाएगा दूसरा लगा लो, कोई क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चों की किताबें भी फटती हैं, नहीं आती हैं। तो मेन जरूरी ये है कि इस ऊंचाई पर लगाया जाए कि बच्चे उसको छू भी सकें और बच्चे उसको पढ़ भी सकें, तभी तो उसका फायदा है। जो भी आप चित्र लगा रहे हैं, जो भी आप कहानी के पोस्टर लगा रहे हैं, उसका फायदा तभी है जब बच्चा उसका इस्तेमाल कर पाए। अगर आप उसको लाइब्रेरी में ले जाकर रख देंगे तो लाइब्रेरी में बच्चा जाता ही कब है? छोटे बच्चे कौन से लाइब्रेरी में जा रहे हैं? और लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में तो किताबें पढ़ेंगे ना, पोस्टर थोड़ी पढ़ेंगे। फिर आपका जो कमरा है, जो क्लासरूम है,
वो फिर मुद्रित समृद्ध कैसे बनेगा, यानी कि छपी हुई सामग्री भी उसमें होनी जरूरी है, पठन कोना उसमें होना जरूरी है, वो नहीं बन पाएगा। बुलेटिन बोर्ड पर लगाने की चीज नहीं होती, जो आपके पोस्टर या चित्र या अन्य कहानियां होती हैं। बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो सिर्फ नोटिस के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके भी स्कूल में बाहर एक गद्दी जैसा बोर्ड लगा होता है और उसके ऊपर आप पेपर करके ऐसे पिन लगा देते हैं पेपर, है ना। तो अगर किसी बच्चे ने कोई चित्र बनाया तो उसके चित्र को लेकर ड्राइंग को हम ऐसे पिन लगा देते हैं उस पर, तो वो दिखता रहता है ना। वो उसके पीछे गद्दा जैसा होता है, वो पिन चली जाती है उसमें। तो ये बुलेटिन बोर्ड में नहीं लगाते आप पोस्टर वगैरह, वो दीवार पे लगेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। क्लियर है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी, वह मैथिली भाषा बोलती है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप उससे वो अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। और सी ऑप्शन है आपका आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। और डी ऑप्शन है आप उसे हिंदी लेखन के बहुत सारे अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है एग्जाम हॉल में। देखो भाई, टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो फिर आपको ज़्यादा समय लगेगा उस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना पेपर लेके बैठो, उसको सॉल्व करो घर पे बैठ के, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करो और तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड बनेगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर लिखते रहो। सर प्लीज ईवीएस कराइए ना। भाई ईवीएस भी आपकी कराएंगे 1-2 दिन में ही, ठीक है। अब देखो, इसने बोला गीतिका बिहार की रहने वाली है, वह अपने माता पिता के साथ में दिल्ली आ गई है। तो बिहार में जो भाषा बोली जाती है वो या तो मैथिली भाषा बोली जाती है या फिर भोजपुरी बोली जाएगी, है ना भाई। तो मैथिली भाषा बोली जाएगी या भोजपुरी, तो वही उसकी मातृभाषा है। और दिल्ली में हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो दिल्ली की भाषा उसको क्या लगेगी, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, यानी हिंदी भाषा में उसको थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो क्या करेंगे एक टीचर के रूप में, उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो भी काम कक्षा में हुआ है उसे जानने के लिए कहेंगे। जब उसको कक्षा की भाषा आती ही नहीं है तो वो कक्षा के काम को कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप पहले से ही उसको होमवर्क थमा दो और बाकी बच्चों से कह दो लो जी इसको बता दो क्या क्या काम करना है, तो वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको वो भाषा आती ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, उससे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, यानी कि उसी की भाषा में बात करेंगे, मैथिली भाषा में ही बात करेंगे उससे, बच्चे से, ताकि बच्चा घुल मिल जाए आपके साथ और फिर बच्चा धीरे धीरे सेकंड लैंग्वेज यानी हिंदी को भी सीखना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला तरीका आपका सही रहेगा। और यही तरीका एक तरह से अगर हम कहें तो ये भी हो रहा है कि आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, और यही हम चाहते भी हैं। आप उसे अगर विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसको हिंदी लेखन के अभ्यास देंगे तो हिंदी उसको आती ही नहीं है, वो अभ्यास कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ जो सही तरीका है आपका वो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। पहला ऑप्शन है चित्रकारी, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है आपका कक्षा में हुई चर्चा और फोर्थ ऑप्शन है फोटोग्राफ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। वेरी नाइस। डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास होती है हमारी, तो शाम 7 बजे लाइव आएंगे सभी लोग, ठीक है। कितने बजे, शाम 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे डेली। अगर आप डेली लाइव आते हैं शाम 7 बजे तो आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि 125 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाला कंटेंट हम सॉल्व कर रहे हैं डेली। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा यहाँ भी, ये भी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एग्जाम में फंसने वाले हैं। देखिए, तो इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। तो क्या आपको पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। एक्चुअल में पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है या एक रजिस्टर कह लो, और उस फाइल के अंदर बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं। एक फाइल होगी
और फाइल में पूरे साल भर बच्चा जो जो काम करेगा, बच्चे ने कोई टेस्ट करा है वो रख लिया, बच्चे की डिटेल्स है वो रख ली, बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई वो भी रख दी, बच्चे से आपने टेस्ट लिया उसमें कितने नंबर आए थे वो भी पेपर उसके अंदर रख लिया आपने, बच्चे को आपने होमवर्क दिया था अगर वो ज़रूरी है रखना है तो रख लेंगे। यानी टोटल रिकॉर्ड बच्चे का जमा करते रहते हैं आप एक जगह। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पास बच्चे का पूरा फीडबैक मौजूद है। आप अगर 6 महीने बाद ये चेक करना चाहते हैं ना कि बच्चे ने हर महीने कितनी प्रगति की है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि अच्छा जुलाई में बच्चे को इतना आता था, अगस्त में इतना आता था, ये सब देख पाएंगे उसमें। तो उसमें कौन सी चीज़ है जो नहीं रखी जा सकती, तो उसमें आपकी कक्षा की चर्चा नहीं रखी जा सकती, क्योंकि चर्चा जो होती है वो मौखिक रूप से होती है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना। जो चर्चा है बच्चे के साथ आपने कोई बातचीत की है तो उसको क्या फाइल के अंदर आप जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हाँ, फोन में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, आप फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं चर्चा को, लेकिन फाइल के अंदर नहीं रख सकते, यानी पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। पोर्टफोलियो में पेपर वर्क ही आएगा आपका, चित्रकारी आ सकती है बच्चे की, बच्चे ने कोई वर्कशीट का पर काम किया है वो आ जाएगा, बच्चे के फोटोग्राफ भी आप उसमें रख सकते हैं फाइल में, लेकिन चर्चा को नहीं रख सकते। तो आंसर जो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा। समझ गए बात? यस और नो जल्दी बोलो एक बार यस कमेंट में। और अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मुख्य बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा, अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज या फिर संपादन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। कमेंट में अपना अपना आंसर सब लोग लिखेंगे जल्दी से। जी बहुत बढ़िया, हमारे 1500 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा। 1500 वाला लाइक कौन करेगा, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबा दो। इसने क्या बोला है कि किसी भी एक चीज में सभी वाक्य, जितने भी वाक्य, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक टॉपिक के ऊपर एक निबंध लिख रहे हैं, तो जो पूरा निबंध है उस निबंध में अगर 100 वाक्य हैं, 150 वाक्य हैं, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस या सारे के सारे शब्द जो हैं वो एक ही टॉपिक के ऊपर आधारित होते हैं। ये बात तो क्लियर है। मान लो मैं आपको किसी को पत्र लिखूं, तो वो पत्र में अगर मैं 10 लाइनें 20 लाइनें लिखूंगा तो उस पत्र में वो 20 लाइनें उसी एक आदमी के ऊपर होंगी जिसको मैं पत्र भेज रहा हूं। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ कह सकते हैं आम भाषा में। लेकिन यहाँ पैराग्राफ की जगह क्या दिया है, अनुच्छेद दिया है। तो एक अच्छा अनुच्छेद वो होता है, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ ही होता है, या कोई आपने कोई एक पेज की कोई भी कहानी या एक पेज का कोई भी आपने ऐसे लिखा है, उसको हम अनुच्छेद कह सकते हैं। तो एक अनुच्छेद, सबसे बढ़िया अनुच्छेद वो होगा जिसके अंदर कोई एक पॉइंट पर बात हुई हो, यानी एक मुद्दा उठाया गया और उस पर 10 15 20 वाक्य लिखे गए। तो एक अनुच्छेद, अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को उभारने में मिलकर काम करेंगे, उस पूरे पैराग्राफ का एक ही मकसद निकलेगा। अब बाकी चीजें क्या है देखो, प्रारूप का मतलब होता है ढांचा, यानी कि किसी भी चीज को लिखने का तरीका जो होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि स्कूल की एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसका एक ढांचा होता है कि पहले लिखेंगे सेवा में और किसका नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल का वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यानी विषय आता है कि भाई किस बारे में लिख रहे हो। फिर उसके नीचे आप जो है अपनी प्रस्तावना लिखते हैं, यानी मुझे क्यों चाहिए एप्लीकेशन जो भी लिख रहे हो। फिर नीचे आप प्रार्थी का नाम, एप्लीकेंट कौन है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर इधर डेट लिखेंगे। तो एक ढांचा होता है पूरा लिखने का, तो उस ढांचे को ही हम प्रारूप बोलते हैं, ठीक है। और पैराफ्रेज क्या होता है, पैराफ्रेज होता है कहानी को अपने शब्दों में बयान करना, ठीक है। जैसे आप कोई फिल्म देख के आए हो और फिर आप उस फिल्म को अपने दोस्तों को सुना रहे हो कि पता है उस फिल्म में ऐसे हुआ था, हीरो पहाड़ से कूद गया था, फिर नीचे जो है बहुत सारे गुंडे मिल गए थे वगैरह वगैरह। जब आप अपने शब्दों में सुनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मैं कहानी को पैराफ्रेज कर रहा हूँ। यानी कि बच्चा भी करता क्या है, बच्चा भी किताब से कहानी पढ़ेगा और फिर बाकी बच्चों को अगर वो बताएगा तो पैराफ्रेजिंग कहेंगे उसको। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, यानी जब आप कोई लेख लिखते हैं, जब आपने कोई भी ऐसे लिखा या कोई भी चीज़ लिखी है तो उसमें आप बाद में एडिटिंग करते हैं, यानी बाद में देखते हैं कि कहीं त्रुटि तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं है, और जब उस गलती को आप ठीक करते हैं उसी को संपादन कहा जाता है। तो यहाँ जो आंसर राइट होता है पहला ऑप्शन हो जाता है। समझ गए बात को या नहीं समझे? बोलो यस और नो। कोई ऐसा वर्ड तो नहीं रहा जो समझ में ना आया हो, ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए, वरना फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। देखो इसने बोला पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। पहला ऑप्शन है विस्तृत पठन, दूसरा है सस्वर पठन, तीसरा है गहन पठन और चौथा ऑप्शन है निर्देशित पठन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस करवाइए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर तो रहा हूं मैं, जो मैराथन क्लासेस आपकी, कल मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया भाई आपको 8 घंटे। कल आपकी महामैराथन क्लास हुई तो
पढ़ा तो रहा हूँ यार, अब हर रोज थोड़ी थ्योरी होगी, कभी पीवाईक्यूज होंगे, कभी थ्योरी होगी। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ जो ज़रूरी है। केवल थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, पीवाईक्यूज नहीं कराएंगे, तब भी फायदा नहीं होगा। सर जी आपसे पढ़कर सीटेट पास हो गई हूँ, बट आज तक आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे यार, उमा यादव, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए, हाँ, तो इसने बोला पठन का कौन सा तरीका है जो पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है, यानी आपको हर एक लाइन पर नजर डालनी है या हर एक लाइन को पढ़ना है, तो कौन से पठन में पढ़ेंगे, गहन पठन में पढ़ेंगे। अब ये पठन के तरीके हैं, इनका क्या मतलब है, देखो। विस्तृत पठन वो होता है जब आप कोई लंबे गद्यांश पढ़ते हैं और आनंद के लिए पढ़ते हैं, या तो आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं या फिर समय व्यतीत करने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप कभी ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, तो हमारा मान लीजिए 8-10 घंटे का सफ़र है, हम गांव जा रहे हैं, तो हम मैगजीन खरीद लेते हैं या कोई कहानी की किताब खरीद लेते हैं और फिर पूरे सफ़र उसको पढ़ते जा रहे हैं। हमारा उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमारे एग्जाम में आएगी वो किताब, है ना, या उससे हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरा टाइम पास हो जाएगा, मज़ा आएगा कहानी को पढ़ने में, नॉवल पढ़ने में अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी, आनंद आएगा, समय व्यतीत हो जाएगा, घर पहुंच जाएंगे। तो वो वाला पठन होता है आपका विस्तृत पठन। और सस्वर पठन कौन सा होता है, जब आप बोल बोल कर पढ़ते हैं। जैसे क्लासरूम में एक बच्चे को आप खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोल बोल कर पूरी किताब पढ़ के बच्चों को सुनाता है। गहन पठन होता है जब आप अर्थ जानना चाहते हैं, जब आप किसी भी चीज़ के अर्थ को जानने के लिए पढ़ते हैं। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी किताब को बहुत गहन पठन करेंगे, है ना। गहन पठन का मतलब होता है मीनिंग के लिए जान रहे हैं आप उसको। निर्देशित पठन वो होता है जब टीचर बताए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, टीचर ने बोला है कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, तो वो निर्देशित पठन हो गया कि आप टीचर बता रहा है कि क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो आंसर राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने व खिलौने हैं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पठन कोना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। और डी ऑप्शन है कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखे जा सकें। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए बताइए अपना अपना आंसर। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए, इसने बोला कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को वर्णित करने परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने और खिलौने हैं। मुद्रित का मतलब होता है छपा हुआ। तो ये आपका जो झुंझुने और खिलौने हैं, इनको आप छाप नहीं सकते, यानी दीवार पर लगा नहीं सकते, इनको जो है टेबल पे रखना पड़ेगा या अलमारी में रखना पड़ेगा। मुद्रित का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको दीवार पे लगाया जा सके, चाहे वो टांगा जाए पोस्टर के रूप में या फिर उसको चिपका दें आप अखबार की तरह बिल्कुल दीवार से, लेकिन वो छपा हुआ होना चाहिए, या फिर पेंट से दीवार पे लिख ही दिया वो भी चलेगा। लेकिन ये जो खिलौने हैं या झुंझुने हैं, ये आप दीवार पे चिपका नहीं सकते, ये तो रखने की चीज है, तो ये मुद्रित समृद्ध परिवेश में नहीं आएगा। अच्छा, इसने यही पूछा है कि मुद्रित कौन सा है, तो फिर तो ये गलत वाला है ना, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नहीं आएगा। कक्षा में पठन कोना जो होगा, पठन कोना भी मुद्रित पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि पठन कोने में किताबें भी आ जाएंगी और किताबों को आप दीवार पर नहीं चिपका सकते, तो ये भी पूरी तरह से मुद्रित नहीं हो सकता। कक्षा में प्रदर्शित कार्य, बच्चों का कार्य, पोस्टर, कविताएं, हाँ ये सही है आपका। बच्चों के जो भी काम है या चार्ट पेपर है या पोस्टर है, उसको आपने क्या कर दिया, कक्षा में प्रदर्शित कर दिया, यानी दीवारों पर या बोर्ड पर लगा दिया, चिपका दिया, तो वो मुद्रित में आ जाएगा आपका। कक्षा में ऐसा स्थान जहां शिक्षार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य वगैरह रखा जा सके। देखो, इसने ये नहीं बोला कि प्रदर्शित कर रहे हैं, इसने बोला रखा जा सके। और वैसे भी कॉपियों को कोई दीवार पे थोड़ी चिपका दोगे आप, उसको तो टेबल पे या अलमारी में रखोगे, तो रखने वाली चीज मुद्रित में नहीं आती। मुद्रित में सिर्फ वही आती है जिसको आप दीवार पे लगा सकें, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के पठन में मदद करता है। और डी ऑप्शन है कविता और कल्पनापरक कहानियां लिखने में मदद करता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर।
जी लिखते रहिए अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप, वेरी नाइस। और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी करेंगे, अभी आधे ही बच्चों ने वीडियो लाइक की है, तो बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, इतनी मस्त वाली क्लास है तो लाइक तो बनता है। चलो कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करेंगे सब लोग। इसने बोला भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी भाषा अधिगम में संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है आपके दैनिक जीवन या कोई एक एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्टिविटी। तो संदर्भ का मतलब समझ में आएगा ऐसे कि हम जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ दिया हमने। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में पढ़ा रहे हैं पानी के बारे में, तो हम बच्चे से सवाल पूछते हैं कि बच्चों बताओ घर में पानी कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो बच्चा बोलेगा हम पानी पीते हैं, पानी से नहाते हैं, पानी से कपड़े धोते हैं। तो उससे क्या हो गया, संबंध जुड़ गया, तो उसी को संदर्भ कहते हैं। या फिर बच्चे को अगर हम उसकी भाषा में कोई कहानी सुना रहे हैं तो उसके दैनिक जीवन के शब्दों का इस्तेमाल कर लो, तो ये संदर्भ होता है। संदर्भ का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को वास्तविक स्थिति से जोड़ देना। तो जब आप भाषा सिखाएंगे तो किसी वास्तविक स्थिति से जोड़ दो उसको, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो क्या काम आएगा ये व्याकरणिक नियम सीखने में काम आता है। एक मिनट रुको, भूमिका निभाता है, ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम, नियम नहीं सिखाते हम बच्चों को, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझाने में मदद कर सकता है। हाँ ये आंसर राइट जाएगा। पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है संदर्भ, ये भी ठीक है। अरे यार इसमें तो पॉजिटिव आ रहे हैं सारे के सारे। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि विद्यार्थियों को संदर्भ में शब्द तो सिखाया ही जाता है। पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, यस। कविता और कल्पना परक कहानियां लिखने में मदद करता है, लिखना बच्चों का काम नहीं है, चलो तो लिखने वाला आंसर तो गलत हो गया आपका। व्याकरणिक नियम भी नहीं सिखा रहे हम। अगर इन दोनों में हमें एक को चुनना पड़े तो क्या पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करेगा या किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझाने में मदद करेगा, तो संदर्भ ज्यादा जरूरी है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझाने के लिए। क्योंकि पाठ्य पुस्तक के पठन में तो पूरी कहानी होती है, वो फिर भी बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, लेकिन संदर्भ किसी शब्द विशेष के अर्थ को, क्योंकि शब्द अमूर्त होते हैं, जो हमने जीन पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा था सूचकता, कि जब हम अर्थ सिखाएंगे, वो शब्द सिखाएंगे तो शब्द के साथ उस वास्तविक वस्तु को दिखा देंगे हम। जैसे कि बोलेंगे बच्चा ये पेन जो है अंदर रख के आओ, तो बच्चा शब्द सुनेगा पेन, अच्छा ऐसी चीज को पेन कहते हैं। तो इसमें शब्दावली में ज्यादा संदर्भ काम करता है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि पहला ऑप्शन है यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए लिखते जाइए सब लोग अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला आपसे कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, ये तो हमारा नियम है, लेकिन इससे फायदा क्या है, क्यों होनी चाहिए मातृभाषा, क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चे की मातृभाषा में आप बात समझाएंगे तो वो बच्चे को जल्दी समझ में आएगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। तो बाकी भी देखते हैं। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणा समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अध्यापक बहुभाषी हों। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो पूरी बात गलत कह दी इसने। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थी को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद मिल जाएगी। क्या बच्चा सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर लेगा, नहीं कर पाएगा, वो सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाएगा। बच्चा पहली भाषा में निपुणता प्राप्त करे, फिर दूसरी भाषा सीखेगा, फिर तीसरी सीखेगा, है ना। तो यहाँ जो आंसर है पहला ऑप्शन ही सही है। अगर बच्चे को आप मातृभाषा में सिखाएंगे तो सारे सब्जेक्ट बच्चे को आसान लगेंगे और बच्चा कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सबसे सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है मदद या सहारा देना, तीसरा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत लिखिए अपना अपना आंसर। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स जो है ना वो गणित में होता है, ये एक मूल्यांकन पद्धति होती है। ऐसे प्रकार से एक क्या बनाते हैं, चार्ट जैसा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ इस तरह से होता है ये रूब्रिक्स। इसमें क्या होता है, यहाँ नंबर दिए जाते हैं, बॉक्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा जाएगा और यहाँ रैंक, 1 नंबर देना है, 2 नंबर देना है, 3 या 4 5। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 4 5, ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब जब बच्चे ने जो आपके प्रश्न का आंसर दिया, फॉर एग्जाम्पल तीसरे प्रश्न का उसने आंसर दिया, अगर आपको लगता है कि प्रश्न का आंसर उसने एकदम बढ़िया दे दिया तो उसको 5 नंबर देंगे। अगर आपको लगता है एवरेज आंसर दिया है बच्चे ने तो उसको 2 दे देंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि इसको तीसरे नंबर के 2 अंक देने चाहिए, तो मैंने इस पे निशान लगा दिया। चौथे नंबर का मुझे लगा कि हाँ इसने अच्छा आंसर दिया है तो मैंने इसको 4 दे दिया। तो इस तरह से बच्चे का क्या दिया जाता है, नंबर, मतलब बच्चे को फीडबैक दिया जाता है इस तरह से। तो ये रूब्रिक्स कहलाता है आपका। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक अंतःक्रिया आ जाएगी वाइगोत्स्की में, यस। सहारा देना भी आ जाएगा क्योंकि इसी को हम पाड़ कहते हैं, और पाड़ के माध्यम से ही हम बच्चे को कहाँ पहुंचाते हैं, निकटस्थ विकास के क्षेत्र पे। भाषा अर्जन उपकरण जो है ये चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, ना कि वाइगोत्स्की का। तो आंसर जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका ध्वनिग्रामिक यानी स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध बना स्थापित करने की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, तीसरा ऑप्शन है सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, और डी ऑप्शन है सही वर्तनी के साथ लिखना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलिए तुरंत बताएंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। देखो 2000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई। बताओ कौन करेगा 2000 वाला लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे। सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक बटन दबाएंगे। देखिए इसने बोला ध्वनिग्राम यानी स्वनिम जागरूकता क्या होती है। देखो स्वनिम जागरूकता का मतलब होता है अक्षरों की ध्वनि को पहचानना। जैसे यहाँ पे मैंने अक्षर लिखे, ये अक्षर है ना, तो इनकी ध्वनि क्या निकलेगी यही जानना क्या होता है, स्वनिम जागरूकता होता है। जब मुझे ये बात पता चलेगी कि ये क्या है, ये तो एक तरह का चिन्ह है, ये एक तरह का क्या है, चिन्ह है, इस चिन्ह में से कैसी ध्वनि निकलेगी, जब इन दोनों का संबंध पता चल जाएगा तो स्वनिम जागरूकता आ जाएगी। यानी ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य आपको संबंध स्थापित करना आना चाहिए, उसी को हम स्वनिम जागरूकता कहेंगे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये चित्र है भाई, ये अक्षर जो बना हुआ है ये चित्र है एक तरह का। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बना दूं, अब बताओ इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? बताओ आ रहा है इसका समझ में? तो ये चित्र हैं आपके हिसाब से, तो ये चित्र हैं, लेकिन इसकी ध्वनि किसको पता होगी? जिसको ये भाषा आती होगी। तो उसी प्रकार से इस चित्र की ध्वनि अगर आपको समझ में आ गई मतलब स्वनिम जागरूकता आपको आ गई है। बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानना नहीं, बोले जाने नहीं, बल्कि जो आपके लिखित शब्द हैं उनको पहचानना है। सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, पढ़ना तो बहुत आगे की बात हो गई। स्वनिम जो है वो अक्षरों की ध्वनि को कहते हैं, शब्द तक तो बात ही नहीं पहुंची अभी, है ना। स्वनिम जागरूकता किसको कहते हैं? अक्षरों की ध्वनि पहचानने को। सही वर्तनी के साथ लिखना यह भी बात की काम है, और लेखन में वर्तनी की बात नहीं होती, सॉरी स्वनिम की बात नहीं होती लेखन में, स्वनिम की बात जो है वो पठन में होगी। तो यहां जो आंसर है आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। पहला ऑप्शन है वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, और डी ऑप्शन है वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखेंगे अपना अपना आंसर।
देखिए इसने बोला बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। कब समझेंगे भाई भाषा की बारीकियों को? अच्छा, भाषा की बारीकी होती क्या है? भाषा की बारीकियां जो है ना वो व्याकरण से थोड़ी सी कम चीज होती है और व्याकरण से संबंधित होती है। जैसे कि कोमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप लगाने से क्या अंतर आ जाता है, कोई बात इन्वर्टेड कोमाज में है तो उसका क्या अंतर है, कोई किसी सेंटेंस के आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो उसका क्या अंतर हो जाएगा, किसी सेंटेंस के बीच में ही लगा देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा। ये भाषा की बारीकियां होती हैं। इसमें एक्चुअली संरचना को समझना पड़ता है भाषा की, है ना। अब इसमें शायद संरचना का कोई हो ना हो, पता नहीं। वह अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करेंगे। अध्यापक का अवलोकन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेंगे। ये आंसर मुझे लगता है सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सृजन बच्चा खुद कर रहा है। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहेंगे। तो भाषाई कौशल तो वयस्क की मदद से सस्वर पठन, ये तो सस्वर पठन में तो आता ही नहीं भाषा की बारीकी। भाषाई कौशलों में अगर संलग्न रहेंगे तो वो तो चारों ही कौशल सीखेंगे, पढ़ना लिखना सब चीज़ें सीखेंगे। भाषाई कौशल से रिलेटेड तो है नहीं। बुलेटिन बोर्ड को सजाएंगे और मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करेंगे। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि मुद्रित समृद्ध परिवेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो सेकंड ऑप्शन पे टिकेंगे हम। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन है एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। और डी ऑप्शन है लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लगता है आपको? लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। अच्छा, इसका जो आंसर मुझे अभी डाउट आ रहा है, इसका आंसर सी ऑप्शन ही लगता है मुझे ज़्यादा, क्योंकि इसमें भाषाई कौशल शामिल हो रहे हैं। इसका आंसर बी नहीं जाएगा, इसका आंसर सी ही जाएगा। बी ऑप्शन गलत है, इसका सी ऑप्शन जाएगा भाई। 13वें का सही कर लो, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषा के विकास में बाधा डालेगा? नहीं डालेगा। अगर आपको एक भाषा आ गई है और आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो आपको मदद मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। आपको दो भाषाएं आती हैं फिर तीसरी सीखेंगे तो और जल्दी सीखेंगे, तीन भाषाएं आती हैं चौथी सीखोगे तो और जल्दी सीखोगे। तो पिछली भाषाएं आपकी मदद करेंगी, ना कि नुकसान करेंगी। तो विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। ये आंसर आपका राइट जाएगा। जो बात अभी मैंने आपको बोली है, जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं तो सारी लैंग्वेज एक दूसरे की मदद करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी भाषाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है? नहीं करेगी। आपको मातृभाषा अगर और अच्छे से आ गई है, निपुण हो गए हैं, तो दूसरी भाषा में कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि आप जल्दी सीखोगे। लंबी अवधि में मातृभाषा में अधिगम करते रहेंगे तो दूसरी भाषा को सीखने का समय नहीं बचेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। मातृभाषा के साथ साथ आप सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आती। तो यहाँ जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है सस्वर पठन, दूसरा है बारीकी से पठन, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, और डी ऑप्शन है संक्षिप्त रूप का प्रयोग। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखिए। अच्छा, वीडियो को लाइक करते रहो सभी लोग, जिसने भी नहीं किया है अभी तक एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जरा। हमारे 2500 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार लाइक करेंगे, कमेंट को नीचे करके फटाफट से लाइक दबाएंगे। इसने बोला कौन सी गतिविधि है जो पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है? देखो, सस्वर पठन पठन की विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पठन हो सकता है सस्वर पठन से। बारीकी से पठन भी हो सकता है, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन भी हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त रूप का प्रयोग यानी शॉर्टकट विधि अपनाना, ये पठन कौशल विकसित करने की विधि नहीं होगी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा।
यानी कि किसी भी सामग्री को संक्षिप्त कर रहे हैं आप, छोटा बना रहे हैं, तो उससे तो पठन और कम ही होगा, बच्चा ज़्यादा पठन कहाँ कर पाएगा। तो बाकी तो तीनों ऑप्शन है ही, ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये सारे तीनों के तीनों पठन के कौशल हैं, यानी पठन की विधि है। इसको निष्कर्ष निकालने वाले को हम सरसरी तौर पर पढ़ना कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। सरसरी पठन जो आपका कहलाता है, ठीक है। बारीकी से पठन यही यही आपका गहन पठन भी कहलाता है। सस्वर पठन का मतलब तो आपको पता ही है, बोल बोल के पढ़ना। बाकी डी ऑप्शन ही है जो पठन में नहीं आ रहा है, बाकी सब तो आ रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न है आपका, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है बोली और भाषा एक ही है। तीसरा ऑप्शन है आपका एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। और डी ऑप्शन है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए सब लोग लिखते रहिए। मैं लाइक कितना जी, गुरप्रीत कौर धन्यवाद जी। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, देखिए इसने बोला भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, ये बात तो गलत है। इसका उल्टा सही होगा, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। एक बोली की कई भाषाएं नहीं होती, बल्कि एक ही भाषा को आप कई तरह से बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषा ही है तो उसको हम विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। बिहार में हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, यूपी में नॉर्थ में अलग तरीके से बोली जाएगी, वेस्ट में अलग तरीके से बोली जाएगी, हरियाणा में हिंदी अलग तरीके से बोली जाएगी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी अलग तरीके से बोली जाएगी। मतलब हिंदी को ही अलग अलग तरह से बोल रहे हैं। तो ये हिंदी की बोलियां हैं। भाषा तो एक ही है, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको बोलियां कहते हैं हम। बोली और भाषा एक ही है तो एक नहीं है, बोली अलग हो जाती है, भाषा अपने आप में बिल्कुल सटीक रहती है अपनी जगह। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, यानी कि अगर किसी को एक भाषा आती है तो उसकी सारी भाषा बोलियों को समझ लेगा नहीं, गड़बड़ हो जाती है, मतलब बोधगम्य नहीं है ना। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निपुण क्या है भाई। तो पहला ऑप्शन है यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों के साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। डी ऑप्शन है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। देखो ये जो निपुण है ना, एक्चुअल में ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में नहीं होता, ये इंग्लिश में होता है, NIPUN। और ये एक कार्यक्रम है जो NEP के अंदर आता है। NEP 2020 है ना हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर एक कार्यक्रम है जिसका नाम है निपुण। और इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ आपको, चलो लिख ही देता हूँ। नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, स्पेलिंग में शायद अगर एक आध वर्ड अलग हो गया होगा तो बात अलग है, लेकिन फुल फॉर्म यही होती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ऑफ प्रोफेशंसी फॉर, शायद फोर यहाँ है या यहाँ है, मुझे इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। हो सकता है फोर यहाँ हो और ऑफ यहाँ हो, लेकिन वर्डिंग सेम ही है। तो इससे जो आपका अंदाज़ा निकलता है वो ये है कि ये एक नेशनल कार्यक्रम है जो साक्षरता के लिए है बच्चों की, यानी पठन के लिए है, क्योंकि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग बोला है तो पठन साक्षरता हो गया। और न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब गणितीय ज्ञान नहीं होता, न्यूमरेसी का मतलब संख्या ज्ञान होता है, केवल बच्चे को संख्या ज्ञान देना है हमें। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जा रहा है, छोटे बच्चों में साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का एक कार्यक्रम है ये।
ये यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है, विद्यालय में बहुत छोटे बच्चों के पठन और गणितीय कौशल। तो देखो गणितीय कौशल वाला आंसर आपका गलत जाएगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल नहीं दिया गया है, इसमें केवल न्यूमरेसी की बात हुई है, यानी केवल संख्या ज्ञान सिखाना है बच्चे को। और ये कार्यक्रम का कब तक वाइंड अप करना है, तो 2027 तक करना है इसको पूरा, ठीक है। 2027 तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ही आपको याद हो गई होगी। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे आप? पठन और श्रवण, दूसरा है पठन और वाचन, तीसरा है लेखन और श्रवण, और डी ऑप्शन है लेखन और वाचन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए लिखते जाइए अपना अपना आंसर। सर जी क्या ये बैच सच में गारंटी बैच है क्या, प्लीज़ बता दीजिए। प्रीति, ये जो YouTube पे क्लासेस चल रही हैं ये गारंटी बैच नहीं है, गारंटी बैच ऐप के अंदर मिलता है, जो हमारा ऐसे टीचर अकेडमी ऐप है वहाँ पे आपको गारंटी बैच मिलता है। जी लिखते रहिए, चलिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। इसने बोला निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे आप? अब ग्राह्य कौशल को ही हम ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं, यानी ऐसे कौशल जिनके द्वारा आप सूचना को ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे के विचारों को, दूसरों की सूचना को ग्रहण करेंगे। तो या तो सुन के करोगे आप, है ना, या फिर पढ़ के करोगे। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। जब हमें किसी दूसरे के विचारों को या सूचना को ग्रहण करना हो, या तो किताब से पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ से पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं, या फिर किसी की बातों को सुन के, है ना। तो श्रवण सुनने को कह दिया हमने, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। और दो होते हैं आपके अभिव्यक्त करने वाले, जिसके द्वारा आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो अभिव्यक्तात्मक वाले कौन से होंगे ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो दो तो श्रवण ग्रहणात्मक हो गए, अब दो आप बताइए कौन से होंगे। अगला प्रश्न है आपका, बहुभाषावाद क्या है? तो पहला ऑप्शन है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, दूसरा ऑप्शन है कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, तीसरा है विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, और डी है आपका विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। लेखन और वाचन, यानी लिखना और बोलना, ठीक आंसर आपका। तो देखिए इसने बोला बहुभाषावाद क्या है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन होगा, इसको हम कहेंगे नहीं। बहुत सारी भाषाएं पढ़ाना बहुभाषावाद नहीं होता, बल्कि बच्चों की भाषाओं में पढ़ाना बहुभाषावाद होता है। कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा पढ़ाना ये बहुभाषावाद हो जाएगा नहीं। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, ये आपका बहुभाषावाद कहलाएगा, जब आप बच्चों की ही मातृभाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्यालय में रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाएं आप सिखाएंगे, तो ये त्रिभाषा सूत्र के अंदर आएगा, बहुभाषावाद नहीं होगा ये त्रिभाषा सूत्र अपने आप में एक अलग नियम है। कक्षा 10 तक बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सिखानी होती हैं, और उसके भी नियम है, एक अपनी मातृभाषा, दूसरी राजकीय भाषा, और तीसरी जो ट्रेंडिंग चल रही हो पूरे हिंदुस्तान में। तो 3 भाषाएं सिखाना जरूरी होता है हाई स्कूल तक, ही अपने आप में एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल सी ऑप्शन आपका सही जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, दूसरा है वास्तविक सामग्री, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं, और डी ऑप्शन है प्रदत्त कार्य। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी भाई टाइम से लाइव आ जाया करो क्लास में सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लेट आते हैं। तो 7 बजे हम क्लास शुरू करते हैं, तो कम से कम 7:02 पे 5 मिनट पे तो आ ही जाया करो, है ना, इससे ज़्यादा लेट मत किया करो, फिर आपका ही नुकसान है। और अगर कोई बच्चा नया है जिसको नहीं पता है तो टाइम नोट कर लो, शाम को 7 बजे डेली लाइव स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आपको यूट्यूब पर जुड़ना है ऐसे टीचर अकेडमी से। इससे बेस्ट कंटेंट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इतनी बेस्ट बेस्ट क्लासेस आ रही हैं।
भले ही आप पढ़ो, दूसरी जगहों से भी पढ़ो, तीसरी जगह से भी, चौथी जगह से भी, सब जगह पढ़ो आप, लेकिन ये क्लास मिस मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। इसने बोला कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु और वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाई आपने बच्चे के वास्तविक खिलौने मंगा लिए, यानी ये असली वस्तु है जिसको आप टीएलएम के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको वास्तविक सामग्री यानी कि रियलिया कहेंगे। ठीक है, शिक्षण सामग्री भी नहीं कहेंगे, वास्तविक वस्तुएं भी नहीं, और प्रदत्त कार्य भी नहीं। अब इसका मतलब क्या है, अंतर कैसे करेंगे, वास्तविक सामग्री और वास्तविक वस्तु में क्या अंतर है। देखो, वास्तविक वस्तु तो वो होती है जो आपके घर में, जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपने दैनिक जीवन की चीजों को टीएलएम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज क्या बन जाती है, रियलिया बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, फीमेल टीचर, और उसको स्कूल में जाके चम्मच के बारे में पढ़ाना है, तो वो क्या करती है, अपने किचन से चम्मच, अपना असली चम्मच उठा के ले गई। तो जब तक वो चम्मच आपके किचन में था तब तक तो वो एक वस्तु था, लेकिन अब उस चम्मच को आपने इस्तेमाल कर लिया क्या, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अब वो सामग्री बन गया आपके लिए, तो वो वास्तविक सामग्री यानी कि रियलिया बन गया अब आपका। तो इसका अब शिक्षण सामग्री में क्या अंतर हुआ फिर, अगर इन दोनों का मतलब समझ में आ गया। शिक्षण सामग्री का मतलब ये हुआ कि शिक्षण सामग्री रियल दुनिया में इस्तेमाल नहीं होती। शिक्षण सामग्री वही सामग्री है जो एक ही पर्पज से बनी है कि बच्चों को पढ़ाएंगे इसका इस्तेमाल करके, जैसे कि चार्ट पेपर, जैसे कि आपके मॉडल्स होते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड होते हैं, है ना। तो ये चीज बनी ही इसलिए है कि इनसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो पढ़ाने के ही उद्देश्य से बना है वो आपका शिक्षण सामग्री कहलाएगा। ठीक है, और प्रदत्त कार्य तो रिटर्न वर्क कहते हैं, जब आप बच्चों को होमवर्क देते हैं, लेखन कार्य देते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो आंसर सही जा रहा है आपका कौन सा है, सेकंड ऑप्शन राइट जाता है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है। पहला ऑप्शन है आपका एनकोडिंग, दूसरा है आपका डिकोडिंग, तीसरा अर्थ निर्माण, और डी ऑप्शन है अर्थ के लिए पठन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, फटाफट लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। सर आप समझाते हैं तो लगता है ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, चलो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही लगे आपको। इसने बोला है आपसे कि एक कक्षा 3 की बालिका है जो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि को समझ लेती है। उसने ये नहीं कहा कि शब्दों के अर्थ को समझ लेती है, उसने कहा शब्दों के अक्षरों का मतलब, अक्षरों की ध्वनि उसको समझ में आ रही है, यानी केवल डिकोडिंग है, यानी संकेत खोलना, यानी शब्दों के अक्षर जो है उसका मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं अगर आपके लिख दूं, तो अब बताओ इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप कहेंगे ए है, ये डी है, ये सी है, ये आई है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे इस वर्ड का मीनिंग बता दो मुझे, तो क्या आप इस वर्ड का मीनिंग मुझे बता पाएंगे। अगर बता देंगे तो पठन कर लिया आपने, और अगर इसका मीनिंग आप नहीं बता पा रहे हैं लेकिन अक्षर सब समझ में आ रहे हैं आपको, तो आपने इसकी डिकोडिंग की है, केवल अर्थ नहीं बनाया है। यानी ना अर्थ निर्माण हुआ है, ना अर्थ के साथ पठन हुआ है। अर्थ तभी होता है जब इसका मीनिंग समझ में आए आपको, शब्द का मीनिंग या वाक्य का मीनिंग। ठीक है, और एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग होता है लिखना, यानी अक्षरों को लिखना। ठीक है, तो यहां जो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटी यानी स्क्रबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों को इन गतिविधियों को क्या कहेंगे, आरंभिक साक्षरता, या फिर हाथ आंख समन्वयन, या चित्रकारी सीखना, या फिर लेखन विकास। बताओ इसको क्या कहेंगे आप। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। दोनों पेपर के लिए, जी बिल्कुल दोनों पेपर के लिए है। पेडागोजी हमेशा ही दोनों पेपर के लिए होती है, पेपर 1 भी और प्लस पेपर 2 भी, दोनों के लिए क्लास कराता हूं मैं आपको। पेडागोजी की क्लास हमेशा दोनों पेपर के लिए रहेगी। चलिए, इसने बोला पहली कक्षा की अध्यापिका ने दीवारों पर इस तरह से जगह बनाई है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रबलिंग कर रहे हैं और बच्चे चित्रकारी बना रहे हैं।
तो चित्रकारी बनाना और स्क्रबलिंग करना ये होता है जैसे बच्चे पेन लेके ऐसे घसीट मारते हैं, ऐसे ऐसे आपने अपने घरों की दीवारों पे भी देखा होगा, ऐसे ऐसे बच्चे बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्रबलिंग। और ये आरंभिक साक्षरता के अंदर आएगी, क्योंकि यहाँ से बच्चा अभी लिखना सीख रहा है। तो जब बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है, शुरू शुरू का जो दौर होता है उसको आरंभिक साक्षरता कहते हैं। हाथ आंख समन्वयन तो उसको कहते हैं जब हाथ और आंख का बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बन जाए और बच्चा बिल्कुल पेंटिंग अच्छी तरह से बनाने लग जाए या अक्षर बहुत अच्छा बनाने लग जाए। तो अभी ये नहीं आया है। चित्रकारी सीखना हमारा उद्देश्य था? नहीं, हमारा उद्देश्य लेखन सीखना है। वो उसने जगह इसलिए छोड़ी है ताकि बच्चे लेखन सीखें। तो यहाँ के, तो फिर ये लेखन विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेखन विकास तब होगा जब लिखना आ जाएगा। अभी तो बच्चे को लिखना आया ही नहीं, अभी तो उसको अक्षर बनाना भी नहीं आया, अभी तो उसने पेन पकड़ना सिर्फ सीखा है, अभी तो वो सिर्फ घसीट मारना सीख रहा है। लेखन विकास तब होगा जब उसको अक्षर की पहचान हो जाएगी, है ना। तो ये भी नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा, या आरंभिक साक्षरता होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस लिखो एक बार कमेंट में अगर कोई डाउट नहीं है तो। इसने बोला है अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा मूल्य विकास, तीसरा है आपका कल्पनाशीलता एवं अनुमान, और डी ऑप्शन है व्याकरणिक क्षमता का विकास। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखिए अपना अपना आंसर। चलो तुरंत लिखो अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए इसने बोला अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं है। शिशु गीत कौन से होते हैं? ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर यू आर वगैरह वगैरह, यही जो होते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये शिशु गीत होते हैं। और तुकबंदी होती है, यानी लास्ट में उनके तुकबंदी है ना, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये शिशु गीत हैं। इनका उद्देश्य क्या है? भाषा की शुरुआती चीजें, है ना, इससे भाषा का विकास होगा, यस। मूल्य विकास होगा, यस। कल्पनाशीलता बढ़ेगी, यस। लेकिन व्याकरण क्षमता बढ़ेगी, नहीं। शिशु गीतों का उद्देश्य व्याकरण सिखाना है ही नहीं, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम कक्षा 1 से 8 तक बच्चे को व्याकरण पढ़ा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो व्याकरण हमारे लिए सबसे ही नीचे रहेगी। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि डिसलेक्सिया से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है बच्चों में पठन विकार, दूसरा ऑप्शन है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना, तीसरा ऑप्शन है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट में अपना अपना आंसर देंगे आप लोग। चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए इसने बोला डिसलेक्सिया का क्या मतलब है। आप सबको पता है कि डिसलेक्सिया का मतलब है लेखन में दिक्कत आएगी, भाई साहब, लिखने में दिक्कत आएगी, है ना, यही है। पठन में तो दिक्कत नहीं आएगी। पठन, एक मिनट, डिसलेक्सिया, अच्छा डिसलेक्सिया तो पठन ही है, मैं सोच रहा डिसग्राफिया है। तो डिसलेक्सिया तो पठन ही हो गया आपका, फिर सही है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, ये डिसग्राफिया हो जाएगा। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ये भी डिसग्राफिया हो जाएगा। समझ विकार है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो फिर तो ऑटिज्म भी हो सकता है। तो यहाँ जो आंसर है आपका पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि डिसलेक्सिया पठन में दिक्कत होती है। अगला प्रश्न क्या है? अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है पठन निपुणता का विकास, दूसरा है दक्षता संवर्धन, तीसरा है पठन का कौशल, और डी ऑप्शन है कौशल अंतरण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। आपका न्यू सब्सक्राइबर, अच्छा, क्लास देख रही थी तो मैसेज नहीं कर पा रही थी, कोई बात नहीं जी, क्लास देखो आप। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे 3000 लाइक होने वाले हैं भाई, 2 लाइक बचे हैं भाई। तो बताओ कौन करेगा 3000 वाला लाइक? जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। इसने बोला
अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है और उसने अपनी मातृभाषा पहले ही सीख ली थी कक्षा 3 में ही। अब कौन सी भाषा सीख रहा है? वो अंग्रेजी भाषा सीख रहा है और सीखने लगा है वो। ऐसा नहीं, उसने बोला अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़नी आ गई है, यानी अंग्रेजी उसकी सेकंड लैंग्वेज हो गई। पहले उसने क्या सीखी? मातृभाषा हिंदी या जो भी मातृभाषा थी, फिर उसने सेकंड लैंग्वेज सीख ली। यानी कि क्या हुआ है? कौशल अंतरण हुआ है। ये क्या मतलब है इसका? कौशल लैंग्वेज को कहते हैं अंतरण ट्रांसफर करने को, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी से तीसरी। तो जब एक भाषा का इस्तेमाल करके दूसरी भाषा सीख लेते हैं तो उसको लैंग्वेज ट्रांसफर यानी कि कोड अंतरण कहते हैं उसको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट जाएगा। अब बाकी ऑप्शन भी क्या है देखो। पठन निपुणता उसको कहते हैं जब आप एक ही भाषा में अपने पठन को परिपक्व करते जाते हैं कि अब कोई गलती नहीं होगी, अब मैं फास्ट भी पढ़ लेता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं। दक्षता संवर्धन भी उसी को कहते हैं जब आप एक ही लैंग्वेज में महारत हासिल करते हैं। पठन का कौशल तो नॉर्मल बात होगी, एक ही भाषा में पठन हो सकता है आपका। तो अंतरण ही होगा जब आप सेकेंड लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यहां जो आंसर है आपका डी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशुगीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? पहला ऑप्शन है समग्र भाषा उपागम, दूसरा है स्वनिम उपागम, तीसरा है शब्द विधि और डी ऑप्शन है आपका समग्र वाक्य उपागम। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग। हाँ जी सर, अगर लेट क्लास होगी तो खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं, और सर जल्दी होगी तो खाना बना लेंगे। अच्छा, तो खाना बना लेना क्योंकि आज महामैराथन नहीं है, आज छोटी क्लास है, सिर्फ मॉक टेस्ट है आज। ठीक है, तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी क्लास। कल रहेगी आपकी महामैराथन। जो हमारा सीडीपी मास्टर क्लास है उसका सेकंड पार्ट आएगा कल शाम 7 बजे। ठीक है, तो कल शाम आपको डेली आना है लाइव। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द सिखा रहा है। शब्द समूहों पे ध्यान है उसका, शिशु गीत है, तुकबंदियां हैं और छोटी छोटी कहानियां हैं। कौन सा उपागम इस्तेमाल हो रहा है? शब्द विधि इस्तेमाल हो रही है। समग्र वाक्य उपागम नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरे वाक्य पे ध्यान नहीं है बल्कि शब्दों पे ध्यान है। समग्र वाक्य उपागम वो होता है जिसमें पहले पूरे वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर वाक्य के अंदर शब्दों का अर्थ बताया जाता है। तो यहाँ वाक्य नहीं सिखाए जा रहे। स्वनिम उपागम वो होता है जिसमें अक्षरों की ध्वनि सिखाई जाती है, तो यहाँ अक्षरों की ध्वनि नहीं सिखा रहे, यहाँ सीधे शब्द की बात हो रही है। समग्र भाषा उपागम वो होता है जब आप बोलने के साथ साथ क्रिया भी करते हैं, यानी बोलना प्लस एक्शन। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। यहाँ पर जो है आंसर राइट होगा आपका वैसे बी ऑप्शन है, भले ही तीसरे नंबर पे दिया है उसने, लेकिन बी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। तो प्रश्न था आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो ये प्रश्न किस प्रारूप के अंदर आएगा, यानी ये वाला जो लाइन है ये किस टाइप का प्रश्न है? क्या ये बहुविकल्पीय प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है या पाठ से बाहर का प्रश्न है या फिर खुले अंत वाला प्रश्न है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, कल कितने बजे तक रही थी? 2-3 बजे तक शायद थी, 3 बजे तक। चलिए तुरंत लिखते रहिए अपना अपना आंसर, सब लोग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। देखिए इसने बोला है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो देखो बहुविकल्पीय तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बहुविकल्पीय में तो ऑप्शन होने चाहिए 4, इसमें ऑप्शन कहाँ है? आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते उसे निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये खुले अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें अपनी मर्जी है। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते ये बच्चे के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मेरी मर्जी है मैं जो भी आंसर दूं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिमिटेशन नहीं है, यहाँ बच्चा अपनी मर्जी से मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकता है, इसीलिए उसको खुले अंत वाला प्रश्न प्रश्न कहेंगे। पाठ से बाहर का प्रश्न जिसको एक्स्ट्रापोलेटिव कहते हैं वो चैप्टर से रिलेटेड ही होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। लघु उत्तरीय वो होता है जिसमें पूरे 2-3 लाइनों में आप आंसर दे सके। यहाँ पे उसने कहा कि वाक्य की पूर्ति करो, ये लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न हुआ? खुले अंत वाला प्रश्न हुआ। ये डी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है?
कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? प्रमाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, या फिर सृजित की गई सामग्री, या फिर पर्यावरणीय सामग्री? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर जी मुझे उपागम समझ नहीं आता। अच्छा यार, मैंने अभी पिछली क्लास में उपागम आपको सिखाए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछले वाली क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसने बोला कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यानी टीचर खुद लिख रही है, टीचर खुद बना रही है सामग्री। तो कैसी सामग्री होगी? सृजित की गई सामग्री होगी। जिस सामग्री को टीचर अपने हाथों से बना रहा है खुद, वो तो सृजित कर रहा है ना खुद से। तो प्रमाणिक वो होती है जो सत्य घटना पर आधारित हो, यानी फैक्ट, जैसे न्यूज़पेपर। प्राकृतिक वो होती है जिसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे आप पौधे की पत्तियां लेके आ गए बाहर से, या गमला ही लेके आ गए, वो प्रकृति का पार्ट है ना। या बादल हैं, नदियां हैं, ये पर्यावरणीय भी उसी को कहेंगे जो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, खुद से बनाई है ना टीचर ने। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूहों में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस विधि को क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, परियोजना कार्य, या फिर सहपाठी कार्य? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूहों में बांटा गया। तो पहली बात तो यह है कि समूह में काम हो रहा है। नंबर 2, अपनी मर्जी से टॉपिक चुना गया, फिर उसके बाद आंकड़े इकट्ठे किए गए और फिर रिपोर्ट लिखी गई। ये सारे चरण जो हैं ये प्रोजेक्ट वर्क के हैं, यानी परियोजना कार्य है। जब एक प्रोजेक्ट दिया जाता है क्लास में, आप सब ने भी बीएड में प्रोजेक्ट लिए होंगे, तो उसमें क्या होता है, पहले आप टॉपिक चुनते हैं किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। समूह में 4-5 लोग होते हैं, उनको अपने अपने काम बांट दिए जाते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। फिर उस काम को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर लास्ट में रिपोर्ट बनाई जाती है और टीचर के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये परियोजना कार्य का काम है। सहपाठी कार्य वो होता है जब मिलजुल के काम कर रहे हैं। समूह कार्य में ज़रूरी नहीं कि परियोजना ही हो, समूह में आप बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हैं। प्रदत्त कार्य रिटर्न वर्क कहते हैं जिसमें लिखित कार्य हो, है ना। तो यहाँ जो आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न क्या है, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, उसका नाम बताओ। भाषा सम्मेलन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर भाषा संगम? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, तो देखिए, जो विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने के लिए, यानी सारे देश भर की भाषाओं को एकत्रित करने के लिए एक नया कार्यक्रम बनाया है, मोदी जी ने बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका नाम है। क्या नाम है? सेकंड ऑप्शन, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के 30 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए हैं। तो बताओ कितने नंबर आए हैं आपके, 30 में से कितने सही किए। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और जो आपके सीटेट वाली वेब सीरीज़ बन रही थी, तो कल उसका ट्रेलर आने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है शादाब आलम चैनल जो है मेरा दूसरा चैनल, उससे जुड़े रहें। उस पर ही आपका ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आपकी ही ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो यहाँ आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर नाम लिख करके, क्या नाम लिखेंगे? शादाब आलम लिखेंगे, है ना। तो आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। जब आप YouTube पे लिखेंगे शादाब आलम, तो ये चैनल आपको मिलेगा। मेरा नाम लिखा हुआ है और ये फ़ोटो लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट। तो इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, व्लॉग्स भी डाले हुए हैं, है ना। तो इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इनको भी देख लीजिए, मज़ा आएगा देखने में। तो अभी के अभी जाओ
और इस चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर भी क्या आने वाला है, कल आपका सीटेट की वेब सीरीज़ है जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट लाइफ। वेब सीरीज़ का नाम क्या सर्च करेंगे आप, स्टूडेंट लाइफ। तो इसका ट्रेलर या टीज़र कल आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगले हफ्ते वेब सीरीज़ भी आ जाएगी। तो वेब सीरीज़ का नाम आप सर्च कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। और कुछ कहना है किसी को, बताइए, किसी को कुछ कहना है? आया था आज भी? अच्छा, क्या आया था आज? ओके जी, चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।